Hello Vedantu team. First of all, thank you for giving me this opportunity and it's my pleasure to introduce myself. Myself Ramadani. I am from Bhilwara, Rajasthan. I have done my graduation from MDS University. Currently I am working on the position of PGT Biology faculty at Aztec IT School. I have total 2 year experience of teaching in biology stream. तो वेदांतु टीम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि मैंने टीचिंग को एज ए करियर क्यों चूज़ किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आप देखेंगे कि 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन कभी टीचिंग नहीं रहता। ऑलमोस्ट बच्चों का कभी टीचिंग नहीं रहता है। उनका ड्रीम कुछ और होता है, या तो IIT क्रैक करना, नेट क्रैक करना, सिविल सर्विसेज क्रैक करना, और भी ड्रीम्स होते हैं उनके। लेकिन कुछ बच्चे ही होते हैं जिनका करियर जो है वो अपना करियर जो 11th 12th में टीचिंग को चूज़ करते हैं। उन कुछ बच्चों में से एक मैं भी था। आप कह लीजिए एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन केस आते हैं, वो मैं भी था कि मैंने अपने करियर को टीचिंग में ग्रो करने की सोची। क्यों सोची? क्योंकि मैं 11th 12th से ही मतलब अपने जो फ्रेंड्स थे, क्लासमेट थे, उनको समझाता रहता था, कुछ ना कुछ समझाता रहता था। और उस टाइम पे जब वो समझते थे, जब वो इंप्रेस होते थे, जब उनको खुशी मिलती थी कि यार मेरे को टीचर नहीं समझा पाया, इतनी ईजिली तूने मेरे को ये कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, तो उस टाइम की जो खुशी मिलती थी उन बच्चों को या उसको कॉन्सेप्ट को समझने में, तो मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती थी। धीरे धीरे मैं इसको अपने पहले BSc में भी अपनी नियर बाय कोचिंग से पढ़ाता था। देन MSc करी मैंने, तो MSc में भी कोचिंग से पढ़ा ही रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा ही रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बच्चों के जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कॉम्प्लेक्स में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसको कॉन्सेप्ट को मैंने किस में ब्रेक कर दिया, सिंपल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें ब्रेक डाउन करना है मेरे को। और जब वो ब्रेक डाउन करके अपन उसको बताते हैं, अलग अलग वे से बताते हैं, क्यों जैसे मेरे तो सब्जेक्ट ही बायोलॉजी है, तो आप मॉडल के थ्रू बता सकते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकते हैं। अब तो डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं, तो डिजिटल बोर्ड पर तो आपको 3D एनिमेशंस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ईजी हो जाए, आप शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपन यूज़ करके बायोलॉजी को और ईजी बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे इन चीज़ों में खुशी मिलती थी जब कोई बच्चा बोलता है कि हाँ सर, मुझे समझ में आ गया लेक्चर, मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया। आज से पहले मेरे को कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे क्लियर है। जैसे जेनेटिक्स हो गई या फिर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लीजिए, तो वो बच्चे को किक मतलब खुशी मिलती है उस, और बच्चे की खुशी से मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। जैसे बोलते हैं ना किक मिलती है, तो मुझे किक मिलती है। और मुझे लगता है कि मैंने छोटे लेवल पर बहुत टीचिंग कर ली, अब मुझे बड़े लेवल पर टीचिंग करनी है। तो वेदांतु ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और मैं राउंड 1 एंड राउंड 2 क्लियर हो चुका है, इसलिए अब मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वेदांतु ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और मैं चाहूँगा कि मैं वेदांतु टीम के साथ ज्वाइन करूँ और साथ ही साथ में मैं बड़े लेवल पर अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकूँ, जिससे मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होगी, साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट होऊंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ लेक्चर्स जो होते हैं बायोलॉजी में, मतलब कुछ टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। तो जैसे अगर मैं टफ टॉपिक की बात करूँ या कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बात करूँ, तो कौन सा टॉपिक जो होता है वो टफ होता है। जैसे आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, बहुत ही मतलब बच्चों को समझ में ही नहीं आता। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि कब माइटोसिस हो रहा है, कब मियोसिस हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब स्पर्मेटेड बन गए, कब स्पर्म बन गए, वो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, एक बार देखते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या टॉपिक है मेरा? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले आपको उसका नाम समझ में आना चाहिए। अगर आपने नाम से समझ लिया तो आप टॉपिक से वैसे भी रिलेट कर लेंगे। जैसे यह क्या लिखा हुआ, स्पर्मेटो और जेनेसिस। तो स्पर्मेटो यहाँ किसको शो कर रहा है? स्पर्म को शो कर रहा है। और जेनेसिस किसको शो कर रहा है? प्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? एट प्यूबर्टी। अच्छा, एट प्यूबर्टी ही क्यों स्टार्ट होती है ये प्रोसेस? एट प्यूबर्टी इसलिए स्टार्ट होती है ये प्रोसेस बिकॉज ड्यू टू हार्मोन्स, क्योंकि जो हार्मोन्स जो निकलते हैं वो प्यूबर्टी टाइम में ही निकलते हैं, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं अपन, जैसे मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है मेल्स में होती है। मेल में भी कहाँ होती है? मेल में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन स्क्रोटम। इसमें प्रेजेंट होता है टेस्टिस। इन टेस्टिस के अंदर ही क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है और यहीं स्पर्म बनते हैं। इन टेस्टिस के अंदर क्या होती है? लोब्स होते हैं, और इन लोब्स के अंदर क्या पड़ी रहती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी रहती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हो गए लोब्स आपके, और ये हो गई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको मैं ST से लिख रहा हूँ। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर अपन ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है जिसको बोलते हैं अपन जर्म सेल्स, या इसी को आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस
गोनिया। इसी के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मॉडल के थ्रू बताऊं तो देख सकते हैं, ये अपने पास में मॉडल है। इस मॉडल में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास में क्या पड़ा हुआ है, ये है टेस्टिस। इसी के अंदर क्या करना है, अपन को स्पर्म को फॉर्म करना है। अब मैं इसकी प्रोसेस समझा देता हूँ कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है इसमें। देखिए, सबसे पहले ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कौन सी सेल से स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोगोनिया से। जो मैंने बताया ना आपको, जर्म सेल्स, तो स्पर्मेटोगोनिया से ये सेल प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस सेल से, जो कि डिप्लॉयड होती है, 2-1 होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है कि इसमें जो मदर सेल है, मदर सेल से जो दो डॉटर सेल बनती है, वो मदर सेल और डॉटर सेल दोनों सेम होती है। तो मान लीजिए अपन ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, इससे अपन ने क्या बनाया, 2 सेल्स बनाई। ये दोनों सेल्स किसकी जैसी होगी, स्पर्मेटोगोनिया जैसी ही होगी, ठीक है। तो एक सेल वापस स्पर्मेटोगोनिया जैसा काम करेगी। स्पर्म फॉर्मेशन लाइफ टाइम करना है, अगर स्पर्म फॉर्मेशन लाइफ टाइम करना है तो स्पर्मेटोगोनिया भी लाइफ टाइम चाहिए। तो एक सेल वापस किसकी तरफ वर्क करेगी, स्पर्मेटोगोनिया की तरफ करेगी। और जो दूसरी सेल है वो किसकी तरफ वर्क करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह क्या करेगी, वर्क करेगी। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जैसे ये 2-1 है, तो मैंने कहा कि मदर सेल और जो डॉटर सेल है वो दोनों सेम होगी, तो वो भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा देखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस। मियोसिस कितने बार होता है, मियोसिस 2 टाइम, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये 2 स्टेप होते हैं मियोसिस के। और मियोसिस में और माइटोसिस में ये डिफरेंस होता है कि मियोसिस और माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं आपके, हाफ हो जाते हैं। समझ में आया। तो अपन ने क्या करा, मियोसिस 1 किया, और आफ्टर मियोसिस 1 अपन ने क्या करा, 2 सेल्स बना दी, जिन्हें अपन बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये 2-1 है, तो ये क्या हो जाएगी, एन और एन, मैंने बताया ना कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अपन ने क्या बोला, मैंने बोला था मियोसिस 2 टाइम्स होता है, ये मियोसिस 1 है। अब अपन को करना है मियोसिस 2, इसमें भी मियोसिस 2 होगा, इसमें मियोसिस 2 होगा, 2 सेल्स बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, वापिस 2 चीजें बन गई, इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटिड। अब आप ये बोलेंगे कि अपन तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बना रहे थे, लेकिन क्या बने, स्पर्मेटिड बने। स्पर्मेटिड और स्पर्म में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्पर्मेटिड में टेल नहीं होती, स्पर्म में अपन को टेल लगानी है और कुछ चेंजेस करने हैं, सीधी बात है। तो स्पर्मेटिड में क्या है, टेल नहीं है, स्पर्म में क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएगी। और इनकी प्लोइडी भी क्या रहेगी, एन और एन, जो स्पर्मेटिड की चल रही है, देखिए इनकी भी एन ही रहेगी, टेल लगानी है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब समझ में आया आपको ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो कि सर्टोरी सेल्स, जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, इसके साथ में सर्टोरी सेल्स भी प्रेजेंट होती है, जिसे नर्स सेल कहते हैं। उसमें माइटोसिस होता है, 2 सेल बनती है आफ्टर माइटोसिस, प्लोइडी सेम रहेगी। एक सेल तो वापस स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करेगी, दूसरी सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह काम करेगी। फिर अपन मियोसिस करवाते हैं, मियोसिस के आफ्टर 2 सेल्स बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन दोनों में वापस मियोसिस 2 करवाया तो 4 सेल बन गई। इन चारों को अपन ने स्पर्मेटिड बोला। और स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है, आफ्टर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ये है अपने पास में स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से अपन क्या बनाने हैं, स्पर्म बनाने हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होगी उसे अपन बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। आया समझ में। तो स्पर्मियोजेनेसिस द लास्ट स्टेप ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस अपन कह सकते हैं। तो ये था अपना एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन माइटोसिस कितनी बार करते हैं, मियोसिस कितनी बार करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया है तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बने, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से आप देखेंगे तो 4 स्पर्मेटिड आपके बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया है, कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म बने। न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। देन अगर मैं बात करूँ, अगर अपन सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो क्लास में बैठने वाला हर बच्चा सेम नहीं होता। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दूं तो कोई बच्चे नोटी होते हैं, नोटी इन द सेंस मतलब कि वो मस्ती करते हैं, क्लास में उनका ध्यान नहीं होता है। तो क्लास में ऐसे बच्चों का ध्यान देने के लिए अपन उनसे बार बार बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। और अगर कोई बच्चा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब आपसे चिल्ला के बात कर रहा है, तो आपको उस टाइम पे पेशेंस रखना है। जब तक आप अपने आप में पेशेंस रखेंगे एज ए टीचर, तो आप उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है बीच क्लास में खड़ा होकर ड्यूरिंग क्लासेस, तो उसको अपन बोलेंगे कि अब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, देन अपन डाउट सेशन रखते हैं, जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से। उस पर चिल्ला के नहीं, उसको किसी का डिस्करेज भी नहीं करना, क्योंकि आप इतने बच्चों में अगर किसी उसको अगर डांटोगे चिल्लाओगे तो वो ज़्यादा डिस्करेज हो जाएगा, तो वो कभी इसकी हिम्मत ही नहीं होगी पूछ पाने की। तो अपन मैच्योर तरीके से उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे मिलेंगे, अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है। दूसरी बात है कि मैं अपने लेक्चर को इंगेजिंग कैसे बनाऊँ, तो मैंने बताया कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको मॉडल्स दिखाया, ये मॉडल्स है। अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ानी है तो किडनीज के मॉडल्स आ गए आपके पास में। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाना है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मॉडल आ गया आपके पास में।
और अगर आपके पास में डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड में तो आप कितनी भी 3D एनिमेशन वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब मैंने बताया कि जैसे ये तो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अब सिंपल कॉन्सेप्ट कौन सा है? सिंपल कॉन्सेप्ट जैसे मैं इम्यूनिटी की बात कर लूँ तो इम्यूनिटी इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो चीज़ है जैसे कोई भी पैथोजन या माइक्रोब्स अपनी बॉडी के अंदर घुस गया, मतलब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी घुस गया तो अपनी बॉडी के लिए क्या है? वो फॉरेन पार्टिकल है। अपनी बॉडी उसको थोड़ी चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर रहे और अपनी बॉडी को खराब करे, तो अपनी बॉडी के उसके अगेंस्ट लड़ेगी, अलग अलग तरीके से लड़ेगी, और वो लड़ने की जो एबिलिटी होगी उसी को अपन इम्यूनिटी बोल देंगे। तो इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ पैथोजेंस, ये इम्यूनिटी हो गई। इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करो तो इम्यूनिटी दो टाइप्स की, एक इननेट और दूसरी एक्वायर्ड। क्या डिफरेंस है इननेट और एक्वायर्ड में? तो इननेट जो आपको बर्थ से मिली है, जैसे आप स्किन की बात कर लो, स्किन आपको बर्थ में जो भी बच्चा पैदा हो सकता है उसमें स्किन। आप एचसीएल, स्टमक में एचसीएल की बात कर लो, फ्रॉम बर्थ। आप टीयर्स की बात करो, सलाइवा की बात करो, सारी चीज़ें क्या है? फ्रॉम बर्थ। तो उसे अपन किस में देंगे? इननेट इम्यूनिटी। ये हो जाएगी आपकी फ्रॉम बर्थ। और इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? सभी पैथोजेंस के लिए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, सबके लिए एक जैसा काम करती है। तो ये क्या हो गई? नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड ये क्या करनी पड़ती है? अपन को नाम से ही समझो, मैंने बोला बायोलॉजी को नाम से समझो। एक्वायर्ड करनी पड़ती है ड्यूरिंग बर्थ। क्या करनी पड़ती है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग बर्थ। तो ये अपन को ड्यूरिंग बर्थ एक्वायर्ड करनी पड़ती है। इसके बाद में क्या होती है अपने पास में? स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसकी अपन कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं आगे। कैटेगरीज कौन कौन सी आ गई इसमें? इसको मैं एक ट्रिक से याद कराता हूँ। पीपीसीसी मतलब फिजिकल जो मतलब आप देख रहे हैं स्किन वगैरह आ गई। सबसे मेन फिजिकल तो क्या है? स्किन है ना, ये बैरियर। फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। इसकी बात करूं तो इसमें भी दो कैटेगरी, ह्यूमरल और एक आ जाएगी अपने पास में सेलुलर। अगर ह्यूमरल की बात करूं और उसके नाम से देखो, ह्यूमरल मतलब अंदर जो ह्यूमर्स मिल रहे हैं, अपने अंदर जो ह्यूमर मिल रहा है उसमें जो इम्यूनिटी काम आएगी ह्यूमरल, जो सेल के अंदर इम्यूनिटी काम आएगी सेलुलर। ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसी तरीके से अपन बायो के लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बनाने का और क्या क्या है? क्वेश्चंस पूछो बच्चों से। क्वेश्चंस अगर ऐसा नहीं है तो गेम के थ्रू पूछो, क्विज कराओ, पोल्स कराओ कि किसके कितने परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कितना वोट मिल रहा है, एमसीक्यूज सोल्व करवाएं, डेली लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करें। इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कि आपको मान लीजिए कि कोई भी एक है ना पर्सन है जिसको बैक्टीरिया हो गया। किससे होगा बैक्टीरिया? मतलब एक कोई भी पर्सन है जिसको डिजीज हो गई, कौन सी डिजीज हो गई? टीबी डिजीज हो गई। कौन सी टीबी डिजीज हो गई? तो टीबी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से होती है। उसका न्यूमोनिक बना लो। क्या बना लो? न्यूमोनिक बना लो। कैसे न्यूमोनिक बनाओगे आप? पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। ये हो गई आपके बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। पी से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, का से कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रेसी भी बोलते हैं, टी से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, का से काली खांसी हो गया, न्यू से निमोनिया हो गया। अब ऐसे याद कर सकते हो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। तो बायोलॉजी को अब डेली लाइफ से जितना करने का पड़ेगा उतना मजा आएगा। अब हार्ट की बात कर लो। हार्ट का काम क्या? पंप करना। 2 बार ब्लड आता है हार्ट में, डबल सर्कुलेशन वो बोल दिया उसको अपन ने। तो कॉन्सेप्ट को आप मॉडल्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो मतलब मेरे को मज़ा आता है। सीधी बात है कि बायोलॉजी में डेली लाइफ से आप कनेक्ट करो एग्जांपल्स को और पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी यथा सागर है। जितना आप देख रहे हो उतना आप डीपली घुसते जाते हो उसमें। और मैं चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे वेदांतु ने दी है और मैं इस रोल के लिए फिट हूँ। क्यों हूँ फिट? मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा मतलब लेक्चर्स को इंगेजिंग तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ। जो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको मैं सिंपल में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा टीम। थैंक यू।